हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्वागत अशोक। फ्रेंड्स, आज हम रूरल के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 3 करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा CIB विद अशोक ऐप जो है आपका प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है और iOS पर भी अवेलेबल है। तो अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो वहाँ पर भी डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो वहाँ पर भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में हम यहाँ बात करेंगे, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ में किसानों की इनकम 2022 तक डबल करने के लिए सरकार ने क्या क्या पॉलिसीज़ और स्कीम्स लाई हुई उसकी भी बात हम यहाँ पर करेंगे। और इसी के साथ में चैप्टर नंबर 6 आपका कंप्लीटली जो है मैं कवर कर दूंगा। ओके, जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं वो सारे के सारे यहाँ कवर हो जाने वाले हैं। बात करने वाले हैं सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन की, उसमें हम उठा रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY। गवर्नमेंट स्कीम्स इंपॉर्टेंट होती हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन फॉर मिटिगेटिंग द इफेक्ट ऑफ ड्रॉट एंड इंक्रीजिंग एरिया अंडर इरिगेशन विद द मोटो ऑफ हर खेत को पानी एंड पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ठीक है, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। कृषि सिंचाई मतलब सिंचाई की बात हो रही, तो हमें क्या करना है, लॉन्ग टर्म के लिए हम जहाँ पर सूखा वगैरह पड़ता है वहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाना चाहते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को सींचने मतलब इरिगेटेड लैंड में बदला जा सके जहाँ पर सिंचाई संभव हो। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मोटो है हर खेत को पानी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज कर लिया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला पर ड्रॉप मोर क्रॉप किस स्कीम से रिलेटेड है, तो ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से ही रिलेटेड है हर खेत को पानी, और पर ड्रॉप मोर क्रॉप भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से ही रिलेटेड है। ओके, इस प्रोग्राम को 3 मिनिस्ट्री द्वारा मिशन मोड में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। 3 मिनिस्ट्री कौन कौन सी हैं? पहला है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, ये है इसका फुल फॉर्म फ्रेंड जो है रिवर डेवलपमेंट, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा था, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवनेशन है। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स का नाम बाद में बदला गया और उसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवनेशन जो है नाम इसको दिया गया। तो एक मिनिस्ट्री ये हो गई जो कि लीडिंग है, यानी कि यही लीड करती है। इसके अलावा 2 मिनिस्ट्री और है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट भी इसमें शामिल है। ये पूछा गया था कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में कौन सी 3 मिनिस्ट्रीज शामिल हैं। 4 मिनिस्ट्री के नाम दिए हुए थे, एक आपको हटाना था, कौन सा शामिल नहीं है दिया हुआ था। ओके, तो 3 मिनिस्ट्री हो गई, एग्रीकल्चर की, रूरल डेवलपमेंट की एंड जो है वाटर रिसोर्सेज की। तीनों मिनिस्ट्री मिलकर के, और हेड कौन है, मतलब इसको आगे लीड कौन कर रहा है, तो लीड करने का काम वाटर रिसोर्सेज का ही है, क्योंकि पानी की बात हो रही है सिंचाई में, तो पानी वाला विभाग ही हेड है यहाँ पर। टोटल 50,000 करोड़ रुपए 5 साल के लिए यहाँ पर अलॉट किए गए हैं। 2015-16 फाइनेंशियल ईयर से लेकर 2019-20 तक के लिए 5 साल हुए, उसमें 50,000 करोड़ रुपए को इसमें अवेलेबल करवाया गया। 50,000 करोड़ रुपए इसमें इम्प्लीमेंट मतलब इन्वेस्ट किए जाएंगे। स्कीम हैज़ बीन कंसीव्ड अमालगमेटिंग, अब इसमें कई सारी स्कीम को मिलाया गया है। पहला, एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम AIBP ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवनेशन, इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोग्राम IWMP ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज एंड ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। ये 3 स्कीमों को मिला करके बनते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में कौन सी 3 स्कीमों को मिलाया गया है। तो एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम ये किस विभाग का है? मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स का है। इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोग्राम IWMP ये मिनिस्ट्री ऑफ लैंड रिसोर्स का है। और ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर का है। इन 3 प्रोग्राम को मिला करके ही ये जो है अमालगमेट कर दिया गया है और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को लाया गया है। मेजर ऑब्जेक्टिव प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का है टू अचीव कन्वर्जेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन एट फील्ड लेवल, यानी हम फील्ड लेवल पर सिंचाई के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। एक्सपैंड कल्टिवेटेबल एरिया अंडर एश्योर्ड इरिगेशन, यानी कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में सिंचाई हो जिसकी वजह से हम खेती कर सकें। इम्प्रूव ऑन फार्म वाटर यूज, खेतों में पानी का सही से यूज हो सके, वेस्टेज को हम रोक सकें। प्रिसीजन इरिगेशन, यानी कि जो है वही पर ड्रॉप मोर क्रॉप, हर एक बूंद का उपयोग करना है। अदर वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज़ का यहाँ पर हम यूज करने की कोशिश करें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में। उसके बाद हम बात करने वाले हैं RIDF की, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में। अब देखो यहाँ फ्रेंड जो है
केवल अगर हम बात करें तो पहली चीज़, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में मोटो है हर खेत को पानी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप भी जो है आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से रिलेटेड है। 3 मंत्रालय जुड़े हुए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। लीडिंग मिनिस्ट्री कौन सी है, तो वाटर रिसोर्स वाली है। कुल 5 साल के लिए 50,000 करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया है। 3 स्कीमों को अमालगमेट किया गया है इसमें। पहला एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स का है। दूसरा इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोग्राम जो कि डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज का है। और तीसरा ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम जो कि जो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का है। बस ये इतनी काम की खास बातें हैं, बाकी सारी बातें हम समझते ही हैं, जनरल सी बातें हैं। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की बात हो रही, RIDF। तो पहला सवाल ये पूछा था RIDF किसके पास मेंटेन होता है, तो नाबार्ड के पास मेंटेन होता है। ओके, द स्कीम इज फॉर सेटिंग अप रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड इन नाबार्ड वाज कंसीव्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1995-1996। ओके, 1995-96 के दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को नाबार्ड के पास इस्टेब्लिश किया जाएगा फॉर फाइनेंसिंग स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑनगोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। राज्य सरकारों के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं उनको फाइनेंस देने के लिए हम इस फंड को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। शुरुआत में फंड वाज इंस्टीट्यूटेड विद इनिशियल कॉर्पस ऑफ 2000 करोड़। शुरू में इसको जो है 2000 करोड़ रुपए डाल करके शुरू किया था। और ये 2000 करोड़ रुपए कैसे डिपॉजिट किए गए थे, बाई वे ऑफ डिपॉजिट टू बी प्लेस्ड विद नाबार्ड बाई कमर्शियल बैंक टू एक्सटेंट ऑफ दियर रिस्पेक्टिव शॉर्टफॉल इन एग्रीकल्चर लैंडिंग अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। तो प्रायोरिटी सेक्टर में जो उनकी शॉर्टफॉल होती थी उसका जो मतलब आप जैसे समझिए, अगर आप प्रायोरिटी सेक्टर में टारगेट नहीं पूरा कर पाते हैं तो उसके लिए जो है पैसा कहाँ जमा करते हैं, RIDF में, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में ही जमा होता है। तो जितनी शॉर्टफॉल थी वो सारा जमा करके RIDF में बैंकों को जमा करना पड़ा। फंड हैज सिंस बीन कंटिन्यूड, उसके बाद से फंड जो है कंटिन्यू रहा। 1995-96 बना, तब से चल ही रहा है। विथ एनुअल एलोकेशन बीइंग अनाउंस्ड इन यूनियन बजट। अब इस RIDF फंड में कितना पैसा डलना है वो हर साल यूनियन बजट जब आता है तो उसमें अनाउंस किया जाता है। 2020 और 21 के दौरान RIDF जो है 26वां था, मतलब कहने का RIDF पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे करके 26वां आया था। उसमें सरकार ने 29,763 करोड़ रुपए एलोकेट किए थे। और टोटल मिलाकर के कुमुलेटिव एलोकेशन अगर RIDF फंड में देखा जाए तो 3,78,022 करोड़, 3,78,022 करोड़ रुपीज़ का टोटल जो है इन्वेस्टमेंट अब तक मतलब RIDF में फंड डाला जा चुका है। इंक्लूडिंग 1850 करोड़ भारत निर्माण प्रोग्राम, भारत निर्माण प्रोग्राम के भी 1850 करोड़ इसी में ही शामिल हैं। आफ्टर द अनाउंसमेंट इन द बजट इन रिलेशन टू द एलोकेशन ऑफ फंड अंडर द प्रोग्राम, RBI प्रिपेयर्स लिस्ट ऑफ बैंक वाइज एलोकेशन बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी सेक्टर शॉर्टफॉल बाय द ईच बैंक। एक बार बजट में अनाउंसमेंट हो जाती है तो RBI एक लिस्ट बनाती है कि प्रायोरिटी सेक्टर में कितना कितना किस बैंक का शॉर्टफॉल है और उसी के हिसाब से उनको पैसे RIDF फंड में डालने पड़ते हैं। अब जैसे कि हमने कहा ना RIDF 26वां है, 26 था। ओके, उसी तरीके से RIDF जो 1 था पहला, ओके, अंडर RIDF 1 फंड वाज एलोकेटेड फॉर फ्रॉम द शॉर्टफॉल इन सब टारगेट ऑफ 18% फॉर द एग्रीकल्चर अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग विद द सीलिंग ऑफ 1.5% ऑफ नेट बैंक क्रेडिट। यानी RIDF 1 में जो शॉर्टफॉल हो रही थी वो कौन सी नापी गई, केवल जो है एग्रीकल्चर के सेक्टर की अगर 18% टारगेट आप नहीं पूरा कर पाते हैं प्रायोरिटी सेक्टर का, तो उस मान लो कि तुमने जो है 12% का पूरा किया तो 6% का जो शॉर्टफॉल आपका है उतना आपको RIDF 1 में जमा करना पड़ा। लेकिन उसमें भी क्राइटेरिया था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है जितना भी पूरा बैंक का नेट क्रेडिट है उसका 1.5% से ज़्यादा बैंक को नहीं जमा करना था। जब RIDF जो है 15वां आया, 15th आया, तो उसमें RIDF 15th ऑनवर्ड जो है एलोकेशन ऑफ RIDF इज बीइंग मेट आउट ऑफ शॉर्टफॉल फ्रॉम प्रायोरिटी सेक्टर एंड एग्रीकल्चर एंड वीकर सेक्शन। मतलब एग्रीकल्चर तो था ही, देखिए शुरू में एग्रीकल्चर था, यहाँ पे एग्रीकल्चर का 18% का नहीं पूरा हुआ तो आपको उस शॉर्टफॉल को जमा करना था। आगे चल करके वीकर सेक्शन का अगर 10% का टारगेट नहीं पूरा होता तो वो भी पैसा RIDF में ही जमा करना था। ओके, एट प्रेजेंट 37 एलिजिबल एक्टिविटीज अंडर RIDF आर अप्रूव्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कुल मिलाकर के 37 एक्टिविटीज़ को जो है RIDF में कवर किया गया है। 37 एक्टिविटी RIDF यानी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है। इस फंड को यूज करके कुल मिलाकर के 37 तरीके की एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं। एलिजिबल एक्टिविटीज़ को 3 ब्रॉड कैटेगरी में अगर हम कैटेगराइज करना चाहें तो एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर है, सोशल सेक्टर है और रूरल कनेक्टिविटी है, इन 3 सेक्टर में आता है। ओके, नाबार्ड रिलीजेज द सैंक्शन अमाउंट ऑन रीइंबर्समेंट बेसिस। देखिए नाबार्ड क्या करता है, जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा उसमें रीइंबर्समेंट करता है, यानी कि बैंक लोन देगा 5,000 करोड़ का और फिर नाबार्ड क्या करेगा उस 5,000 करोड़ रुपए को
को बैंक को देगा, रीइम्बर्स करता है, ओके, वापस करता है। लेकिन इनिशियल मोबिलाइजेशन एडवांस 30% का दे दिया जाता है। अगर नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेशन का कोई प्रोजेक्ट है, अदर स्टेट है, तो उसमें 20% इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे दी जाती है। क्लियर हो गई मेरी बात, ओके। उसके बाद में प्रोजेक्ट फॉर रूरल कनेक्टिविटी, सोशल एंड एग्री रिलेटेड सेक्टर्स आर एलिजिबल फॉर लोन टू द एक्सटेंट ऑफ 80 to 95% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। अगर कोई प्रोजेक्ट जो है इन तीनों एक्टिविटी से रिलेटेड हैं तो 80% से लेकर के 95% तक का प्रोजेक्ट कॉस्ट का लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई काम करना चाहती है तो वो कर सकती है, ओके। 1 अप्रैल 2012 से इंटरेस्ट रेट पेबल टू द बैंक ऑन डिपॉजिट प्लेस विद द नाबार्ड एंड लोन डिसबर्स्ड बाय नाबार्ड फ्रॉम RIDF हैज़ बीन लिंक टू द बैंक रेट, ओके, प्रिवेलिंग एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट और सैंक्शन डिसबर्समेंट ऑफ द लोन। तो ये कह रहे हैं कि 1 अप्रैल 2012 से जो भी डिपॉजिट आप नाबार्ड के साथ RIDF में रखते हैं, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में रखते हैं, या नाबार्ड जो भी लोन जो है RIDF से सैंक्शन करता है, उस पर बैंक रेट जो है इंटरेस्ट के तौर पर बैंक रेट चार्ज किया जाता है, ठीक है। फिर अगला टॉपिक आता है डबलिंग द फार्मर्स इनकम, लेकिन उसके पहले एक बार इसको दोबारा से देख लिया जाता है। तो ये मैंने आपको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पूरा समझा दिया था फ्रेंड्स। हम बात कर लेते हैं RIDF फंड की। तो देखिए, इसमें RIDF में हमने बात की कि नाबार्ड के पास में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 1995-96 में, ताकि जो भी स्टेट गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं उनको जो है कंप्लीशन में लोन दिया जा सके। शुरुआत में 2000 करोड़ रुपए नाबार्ड में प्लेस, यानी कि RIDF में 2000 करोड़ रुपए रखे गए थे, और ये पैसे जो है बैंकों में जो शॉर्टफॉल वगैरह हुई थी एग्रीकल्चर सेक्टर का टारगेट ना पूरा करने की वजह से, उससे अरेंज किए गए थे। उसके बाद में फंड तब से कंटिन्यू है और हर बार यूनियन बजट में कुछ ना कुछ फंड एलोकेट किया जाता है इस फंड को, ओके। RIDF फंड में कुछ ना कुछ पैसा सरकार एलोकेट करती है, और 2021 में 29,000 यानी लगभग 30,000 करोड़ रुपये जो है RIDF को दिया गया था। कुल मिलाकर के अब तक जो है 3,78,022 करोड़ रुपये जो है टोटल इन्वेस्ट किया जा चुका है, यानी टोटल RIDF फंड में डाला जा चुका है। RIDF ये 26th चल रहा है, कौन सा 2020-21 वाला। इसमें भारत निर्माण प्रोग्राम के 18,500 करोड़ रुपए भी शामिल हैं, ये 3,78,000 है। आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ बजट का अनाउंसमेंट होने के बाद RBI लिस्ट प्रिपेयर करती है कि किसका कितना शॉर्टफॉल है, और वो पैसा RIDF में डालना होता है। RIDF 1 जब आया था शुरुआत में, तो उसमें शॉर्टफॉल जो था एग्रीकल्चर सेक्टर का अगर टारगेट नहीं पूरा कर पाते 18% का, तो उस शॉर्टफॉल को RIDF में जमा करना होता था। लेकिन जितना भी बैंक का टोटल क्रेडिट, नेट क्रेडिट है, उसका 1.5% से ज़्यादा नहीं जमा करना था। RIDF 15 और उसके बाद में क्या हुआ कि RIDF में जो भी शॉर्टफॉल है, वो चाहे प्रायोरिटी सेक्टर की हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, चाहे बीकर सेक्शन की हो, वो सारा का सारा पैसा जो शॉर्टफॉल का है वो जमा करना पड़ता है। RIDF में जो पैसा है उसकी सहायता से आप 37 तरीके की एक्टिविटीज़ को लोन दिया जा सकता है। कहने मतलब ये 37 तरीके की, उनको 3 ब्रॉड कैटेगरी में बांटा गया, एग्रीकल्चर, उससे रिलेटेड सेक्टर, सोशल सेक्टर और रूरल कनेक्टिविटी, ओके। उसका नाबार्ड क्या करता है, ज़्यादातर लोन रीइंबर्समेंट बेसिस पर देता है, लेकिन इनिशियली अगर ज़रूरत है तो नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट के अगर कोई प्रोजेक्ट है तो उसमें 30% एडवांस दे देता है, और अगर जो है अदर स्टेट का है तो 20% एडवांस। तो 30% एडवांस दे देता है मतलब प्रोजेक्ट का, और अगर जो है अदर स्टेट है तो 20% एडवांस मिल जाता है। अगर प्रोजेक्ट रूरल कनेक्टिविटी, सोशल या एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर से है, यही जितने तीनों की बात हुई है, तो जितना भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट है उसका 80 से 95% तक का जो है लोन सैंक्शन कर दिया जाता है। 1 अप्रैल 2012 से नाबार्ड में जो भी पैसा आप RIDF में डिपॉजिट करते हैं, या नाबार्ड जो भी RIDF से लोन प्रोवाइड करता है, उसमें बैंक रेट यानी इंटरेस्ट के तौर पर बैंक रेट चार्ज किया जाता है। अब हम लास्ट टॉपिक उठाएंगे जो कि है डबलिंग द फार्मर्स इनकम बाई 2022 तक किसानों की इनकम को जो है डबल करने की बात की गई है। इस टॉपिक को हमने कहीं ना कहीं और भी कवर किया हुआ, यहाँ पर फिर से दोबारा कर ले रहे हैं, तो मैं इसको एक ही बार पढ़ाता हूँ, जितना हमने एक बार पहले से पढ़ लिया है, ओके। तो क्या हो रहा था कि ग्रामीण क्षेत्र में डिस्ट्रेस बढ़ता जा रहा था, क्योंकि 2 बार लगातार जो है सूखा पड़ चुका था। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने जो है जोर दिया कि अब हम जो है फार्म सेक्टर पर जोर देंगे, ज़्यादा पैसे एलोकेट करेंगे, और उन्होंने कहा कि हम किसानों की इनकम को 2022 तक डबल कर देंगे, ओके। इसके लिए उन्होंने अप्रैल 2016 में इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई, जिसमें डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम DFI के इशूज़ को एग्जामिन किया, और उसके लिए स्ट्रेटजी बनाने के लिए कहा गया। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सितंबर 2018 में सबमिट की, और उन्होंने कहा कि हम 2022 तक इनकम को डबल कर सकते हैं। उसके लिए इन्होंने 7 तरीके बताएं जिससे इनकम को ग्रो किया जा सकता है। ये बात मैं बता चुका हूँ, 7 मेथड्स आपने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, ओके। पहला, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी में इंप्रूवमेंट करिए, लाइव स्टॉक की प्रोडक्टिविटी में इंप्रूवमेंट करिए,
जो भी प्रोडक्शन में कॉस्ट लगती है उसमें बचत कीजिए, रिसोर्सेज का एफिशिएंटली यूज करिए, क्रॉपिंग इंटेंसिटी को बढ़ाइए, उसके बाद में हाई वैल्यू की क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन यानी ज़्यादा पैदा करिए, उसके बाद में किसानों को जो पैसे मिल रहे हैं उसका जो फसल MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको भी बढ़ाया जाए और नॉन फार्म ऑक्यूपेशन की तरफ बढ़ा जाए। ये सारे पर्पज़ थे। ओके, आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ DFI डबलिंग फार्मर्स इनकम कमेटी की जो रिकमेंडेशन तो उसको एक्सेप्ट करने के बाद में एक एम्पावर्ड बॉडी बनाएगी जिसका काम था रिव्यू करना और मॉनिटर करना प्रोग्रेस को। मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 9 में भी डिस्कस हुआ है। ओके, या अभी अगर नहीं डिस्कस हुआ तो चैप्टर नंबर 6 में यहाँ कर रहे हैं, 9 नंबर चैप्टर में भी इसी चीज़ को दोबारा डिस्कस किया जा चुका है। ओके, एग्रीकल्चर बीइंग स्टेट सब्जेक्ट, अब चूँकि क्या होता है एग्रीकल्चर जो है राज्य का विषय है, मतलब संविधान के हिसाब से कुछ काम केंद्र सरकार देखती है, कुछ राज्य सरकार, तो ये राज्य सरकार का विषय है एग्रीकल्चर, तो ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि इस प्रोग्राम और स्कीम को इम्प्लीमेंट करे। ओके, इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट जो कुछ भी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। दीज स्कीम प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर मेंट फॉर वेलफेयर ऑफ फार्मर्स बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, रिन्यूमरेटिव रिटर्न एंड इनकम सपोर्ट ऑफ द फार्मर। तो ये सारे जो भी स्कीम हैं इससे किसानों को भला होगा। कैसे? उनका जो भी फसल पैदा करते हैं उसकी प्रोडक्शन बढ़ाई जाएगी, ज़्यादा रिटर्न मिलेगा उनको, मतलब कहने का जो मेहनताना है वो ज़्यादा मिलेगा, उनको इनकम सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कौन कौन से इंटरवेंशन और स्कीम जो है लाई गई इसको बढ़ाने के लिए, और जितनी भी स्कीमें यहाँ डिस्कस करें ये सारी की सारी जून 2023 में पूछी गई हैं फ्रेंड्स। ओके, तो जून 2023 में ये सारी स्कीमें पूछी गई हैं, अभी मैं बताता चलूँगा आपको। तो देखिए, एक आई है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, PM किसान जिसे कहा जाता है, ये पूछा गया था जून 2023 में। विद द व्यू टू प्रोवाइडिंग इनकम सपोर्ट टू ऑल फार्मर्स फैमिलीज अक्रॉस द कंट्री एंड इनेबलिंग देम टू टेक केयर ऑफ एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज एज वेल एज डोमेस्टिक नीड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्टेड ए न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम नेम PM किसान, जिसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भी कहा जाता है। ओके, तो मतलब किसानों की थोड़ा बहुत मतलब उनको एक तरीके के इनकम देने का प्रयास यहाँ पर किया गया ताकि वो अपनी खेती बाड़ी में और अपनी जीविका में थोड़ा सा आसानी पा सकें, इसीलिए कि PM किसान स्कीम लाई गई। PM किसान स्कीम में टोटल 6,000 रुपये हर साल दिए जाते हैं, 3 किस्तें 4-4 महीने की जो है 2-2 हज़ार रुपये की दी जाती हैं। यही एग्जैक्ट लैंग्वेज थी। 4 मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 2000, उसके बाद में 3 मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 2000 ऐसे करके लिखा हुआ था। तो 3 इंस्टॉलमेंट मिलेंगी, हर 4 महीने पे मिलेंगी 2-2 हज़ार रुपये की, तब 6,000 रुपये होते हैं। तो ये था PM किसान का क्वेश्चन। ओके, तो ये पूछा गया है। कुछ जिनकी ज़्यादा हायर ग्रुप इनकम है उनको नहीं मिलता है, बाकी सभी किसानों को ये मिलता है। उसके बाद में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में भी पूछा गया था। ठीक है, तो विथ व्यू ऑफ प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी नेट फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एज दे हैव मिनिमल और नो सेविंग टू प्रोवाइड फॉर ओल्ड एज एंड टू सपोर्ट देम इन द इवेंट ऑफ कॉन्सिक्वेंट लॉस ऑफ लाइवलीहुड, गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना फॉर प्रोवाइडिंग ओल्ड एज पेंशन टू दीज फार्मर्स। तो प्रधानमंत्री मानधन योजना जो है मतलब जो किसान 60 साल से ऊपर के एज के हो गए हैं उनको पेंशन देने के लिए ये स्कीम आई हुई है, क्योंकि किसानों के पास में बहुत ज़्यादा सेविंग नहीं रहती है। ओके, तो इसमें इस स्कीम में क्या है, मिनिमम फिक्स्ड पेंशन 3,000 रुपये की दी जाएगी जितने भी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर एलिजिबल हैं 60 साल की एज अचीव करने के बाद, अटेंड करने के बाद 60 साल के बाद में उनको 3,000 रुपये महीने का जो है फिक्स्ड पेंशन दी जाएगी। तो ये एक डाउट बना था कि 3,000 रुपये मंथली है, तो यस 3,000 रुपये महीने, साल का 36,000 रुपये इनको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, उसके बाद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी लाई गई ताकि खरीफ 2016 से इसको लाया गया था ताकि जो है लोगों को अगर फसल का नुकसान हो जाता तो एक तरीके क्रॉप इंश्योरेंस दिया गया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से भी क्वेश्चन था। ठीक है, और रबी के लिए जो है 1.5% है, खरीफ के लिए जो है 2% है, और अगर सालाना जो है कोई हॉर्टिकल्चर की फसल है या कोई एनुअल फसल है तो उसके लिए 5% जो है इंश्योरेंस प्रीमियम है। ये सारी बातें हमने पढ़ी हुई हैं। उसके बाद में इसमें जो प्रधानमंत्री आपका फसल बीमा योजना है वो स्कीम प्रोवाइड करती है इंश्योरेंस कवरेज फॉर ऑल स्टेजेस ऑफ क्रॉप साइकिल इंक्लूडिंग पोस्ट हार्वेस्ट रिस्क इन स्पेसिफिक इंस्टेंसेस विद द लो प्रीमियम कंट्रीब्यूशन बाई फार्मर। किसानों के कम प्रीमियम कंट्रीब्यूशन पर ही उनको जो है हम इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। ओके, फिर उसके अलावा इन्होंने MSP पर भी बात की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को भी बढ़ाने की बात की गई। गिविंग अ मेजर बूस्ट टू द फार्मर्स इनकम, गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द इंक्रीज इन MSP फॉर ऑल खरीफ एंड रबी क्रॉप
फॉर 2018-19 सीजन एट द लेवल ऑफ एटलीस्ट 150% ऑफ कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। इन्होंने कहा कि अगर तुम्हें फसल उत्पादन में 10,000 रुपये खर्चा हो रहे हैं तो कम से कम तुम्हें 15,000 रुपये दिए जाएंगे। ये टारगेट रख करके एमएसपी को बढ़ाया गया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को भी बढ़ा दिया गया है। ओके, उसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉयल हेल्थ कार्ड, सॉयल हेल्थ कार्ड भी इशू किए गए, क्योंकि इससे सॉयल हेल्थ कार्ड से क्या होता है कि आपको पता होता है कि आपकी जो ज़मीन है उसमें क्या पोषक तत्व कम है, क्या ज़्यादा है, जिससे कि आप फर्टिलाइज़र का सही से रैशनली यूज कर पाते हैं। ओके, पर ड्रॉप मोर क्रॉप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का इनिशिएटिव है। इसमें हम ड्रिप या स्प्रिंकलर टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जिससे कि हम पानी का बहुत अच्छे से उपयोग कर सकें, इनपुट घटे, मतलब कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हम पा सकें। परंपरागत कृषि विकास योजना, ये पूछा गया था फ्रेंड, परंपरागत कृषि विकास योजना में मतलब ये किससे रिलेटेड है? ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड है। सिंपल यही पूछा था कि परंपरागत कृषि विकास योजना किससे रिलेटेड है? ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड है। सिंपल आंसर था ऑर्गेनिक फार्मिंग, यही आंसर कर देते 1 नंबर हो जाता। तो ध्यान रखिएगा, परंपरागत कृषि विकास योजना ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर यानी फार्मिंग से रिलेटेड, ऑर्गेनिक कृषि से रिलेटेड है। लॉन्च ऑफ ई नाम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इनिशिएटिव टू प्रोवाइड फार्मर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट एंड कम्पिटिटिव ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ई नैम लॉन्च किया गया ताकि एक इलेक्ट्रॉनिक तरीका प्रोवाइड किया सके, ताकि ये जो आपके गेहूँ धान वगैरह हैं इनकी ऑनलाइन जो है ट्रेडिंग की जा सके। ओके, इसके अलावा हर मेड़ पर पेड़, एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, ताकि एडिशनल हर मेड़ पर पेड़ लगाया जाएगा। ओके, ताकि जो है फॉरेस्ट्री को बढ़ा दिया सके, यानी कि वन जंगल बढ़ाए जा सके एडिशनल इनकम के लिए। ओके, तो अगर पूछा था हर मेड़ पर पेड़ जो है किस पर्पज़ के लिए है, तो एग्रो फॉरेस्ट्री के पर्पज़ के लिए आई हुई है। इसके अलावा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में अमेंडमेंट किया गया, और उसमें क्या किया गया, जो बांस होता है, बम्बू होता है, उसको जो है ट्री की डेफिनेशन से हटा दिया गया। इसको पेड़ नहीं माना जाता। अब पेड़ ना मानने से क्या फ़ायदा होगा, आप सोचिए इस चीज़ को, कि अगर हम बेम्बू को पेड़ माने और ना माने उससे क्या फ़र्क होगा। देखिए, अगर आप कोई पेड़ काटते हैं तो उसके लिए आपको जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन चाहिए, लेकिन अगर बांस काटने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़े तो आप बांस से रिलेटेड जो भी शिल्पकार वगैरह काम करते हैं वो सब कर नहीं पाएंगे। इसीलिए इसको ट्री की डेफिनेशन से हटा दिया गया। अब बेम्बू या बांस जो होता है, ठीक है, उसको आप चूँकि ट्री नहीं है तो ऐसे में काटने और लगाने के लिए कोई परमिशन की नीड नहीं है। ओके, उसके बाद में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था फ्रेंड्स। ओके, पीएम आशा स्कीम किससे रिलेटेड है? ओके, गिविंग अ मेजर बूस्ट टू प्रो फार्मर इनिशिएटिव्स, द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड न्यू अम्ब्रेला स्कीम प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यानी पीएम आशा को लॉन्च किया गया। तो सवाल पूछा था पीएम आशा किससे रिलेटेड है, सिंपल सा। अब यही नहीं पता था कि जो है स्कीम किससे रिलेटेड है, तो फिर आंसर नहीं हो पाया। द स्कीम इज एम्ड एट इंश्योरिंग रिन्यूमरेटिव प्राइसेस टू द फार्मर फॉर देयर प्रोडक्ट। देखिए, हिंदी में समझते हैं, किसानों को जो भी उत्पादन करते हैं उसका बेस्ट प्राइस मिल सके, इसी के लिए स्कीम लाई गई थी। प्रधानमंत्री आशा स्कीम जो है किसानों की, जैसे आप कोई फसल उगाते हैं तो उसका जो सही प्राइस है वो आपको मिल सके, इसी एम के साथ पीएम आशा स्कीम को लाया गया था। इंश्योरिंग रिन्यूमरेटिव प्राइस टू द फार्मर्स फॉर देयर प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करते हैं उसका प्रॉपर प्राइस, रिन्यूमरेटिव प्राइस आपको मिले, एज अनाउंस बाय यूनियन बजट इन 2018 में ये कहा गया था। दिस वाज एन अनप्रेसिडेंटेड स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब इन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एकदम ज़बरदस्त वाला एक्शन था टू प्रोटेक्ट फार्मर्स इनकम, किसानों की इनकम को संभालने के लिए, जो कि एक्सपेक्ट किया जाता है कि लॉन्ग टर्म में किसानों को फ़ायदा ही पहुंचाएगा। ओके, टू इंश्योर फ्लो ऑफ एडिक्वेट क्रेडिट, यानी कि किसानों को लोन मिलता रहे, उसके लिए गवर्नमेंट ने सालाना टारगेट सेट किया हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, और बैंकों को कहा गया है कि उन टारगेट को पूरा करें। खैर, बैंक जो है सरपास कर रहे हैं जो भी इनको एनुअल टारगेट दिया जा रहा है। एग्रीकल्चर क्रेडिट फ्लो जो है 2019-20 के लिए 13.5 लाख करोड़ था, उसको भी सरपास किया गया। 2020-21 के लिए 15 लाख करोड़ था, उसको भी, इतना लोन बांटा गया है फ्रेंड्स। ओके, 15 लाख करोड़ रुपए। ओके, तो ये एग्रीकल्चर के लिए याद रखने की जरूरत नहीं, बस समझिए इस चीज़ को। ओके, उसके अलावा जो केसीसी स्कीम वगैरह है उसमें एक्सटेंडिंग रीच ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू मोर एंड मोर फार्मर्स इज प्रायोरिटी एरिया ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकों से, इंस्टीट्यूशन से क्रेडिट यानी लोन मिले। टू अचीव दिस गोल, इस गोल को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट प्रोवाइड इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 2%। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड करती है शॉर्ट टर्म फसलों पर। शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन अगर आप लेते हैं 3 लाख रुपए तक का, तो उस पर 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन यानी आपको 2% इंटरेस्ट में छूट देती है, और अगर आप प्रॉम्प्टली पे कर देते हैं तो 3% का
इंसेंटिव आपको मिलता है। ओके, तो इस तरीके से आपको कुल मिलाकर के केवल 4% पर ही, अगर आप प्रॉम्प्ट रीपेमेंट करते हैं तो आपको 4% पर ही 4% इंटरेस्ट पर लोन मिल जाता है। प्रेजेंटली लोन इज अवेलेबल टू फार्मर एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ पर एनम 4% पर एनम प्रॉम्प्ट रीपेमेंट। अगर आप टाइम से पेमेंट करते हैं तो आपको केवल 4% ही मतलब जो है इंटरेस्ट पड़ता है। गवर्नमेंट ने जो है केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड की जो फैसिलिटी है वो एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज एक्टिविटीज़ में भी अगर आप इन्वॉल्व हैं तो भी आपको केसीसी मिलेगा। सिर्फ खेती करने के लिए ही नहीं, अगर आप जो है जानवर पालन करना चाहते हैं, मत्स्य पालन यानी मछली पालन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी केसीसी अब आपको दी जाएगी। तो इससे भी काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा होने वाला है। जितने भी एप्लीकेशन फ़ीस, इंस्पेक्शन चार्जेज, लेजर फोलियो चार्जेज, रिन्यूअल चार्जेज, ये सारे के सारे चार्जेज जो है वेव कर दिए गए हैं केसीसी में। किसान क्रेडिट कार्ड में किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं लगाया जाएगा। कोलेटरल फ्री लोन की जो लिमिट है शॉर्ट टर्म अगर एग्रीकल्चर क्रेडिट में तो पहले 1 लाख थी, उसको बढ़ा करके 1,60,000 रुपये कर दिया गया है। यानी कोलेटरल फ्री लोन यानी किसी भी तरीके कोई चीज़ बंधक रखने की जरूरत नहीं अगर आप 1,60,000 रुपये तक का लोन लेते हैं। केसीसी जो भी आपके पास में एप्लीकेशन है तो उसको 14 दिन के अंदर में कंप्लीट एप्लीकेशन रिसीव होने के 14 दिन के अंदर में आपको निपटाना होगा। ये भी गाइडलाइन है। अब ये अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि केसीसी वाले जहाँ पर हमने केसीसी को कवर किया वहाँ पर भी ये बात नहीं बताई गई है। यहाँ पर ये बोले हैं केसीसी जिस चैप्टर में है वहाँ पर भी इन्होंने 14 डेज का ये कॉन्सेप्ट बोला नहीं है। ओके, चलिए तो हो गया। डबलिंग इनकम में देखा होगा आपने बहुत सारे क्वेश्चन मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक से ही लगातार जो है मेरे ख्याल से 5 क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिए थे। ओके, तो ये हो गया किसानों की इनकम डबल करने की बात। तो देखिए किसानों की इनकम डबल 2022 तक करने के लिए सरकार ने क्या कहा कि 2 बार लगातार सूखा पड़ने की वजह से गवर्नमेंट ने कहा कि हम फार्म सेक्टर में अपना इन्वॉल्वमेंट करेंगे और ज़्यादा बजट इसको एलोकेट करेंगे ताकि किसानों की इनकम 2022 तक डबल की जा सके। इसके लिए इन्होंने डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को एक साथ बिठा करके अप्रैल 2016 में एक कमेटी बनाई जिसे इंटर मिनिस्टर कमेटी कहते हैं। इनके DFI को एग्जामिन करना था, डबलिंग द फार्मर्स इनकम, और उसके लिए इन्हें स्ट्रेटजी तैयार करनी थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है सितंबर 2018 में सबमिट की। कब बनी थी? 2016 में, अप्रैल 2016 में बनी, सितंबर 2018 2 बरस बाद इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की। उन्होंने स्ट्रेटजी बताई कि कैसे 2022 तक हम डबल इनकम करेंगे। इसके लिए कमेटी ने रिकमेंड किया कि 7 तरीके हैं, 7 सोर्सेज हैं जहाँ से इनकम को बढ़ाया जा सकता है। यानी कि क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करिए, यानी कि फसलों में उत्पादन बढ़े। लाइव स्टॉक जो भी ये भेड़ बकरी हैं इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। जो भी प्रोडक्शन में कॉस्ट लगती है उसमें बचत की जाए और जो रिसोर्सेज उनका इफेक्टिवली यूज किया जाना चाहिए, एफिशिएंटली यूज किया जाना चाहिए। क्रॉप की इंटेंसिटी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हाई वैल्यू क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन यानी हाई वैल्यू क्रॉप को हम प्रोड्यूस करें। किसानों को जो फसल बेच के पैसे मिलते हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट किया जाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि फार्म सेक्टर से धीरे धीरे नॉन फार्म सेक्टर की तरफ इनको बढ़ाया जाए। DFI कमेटी की रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करने के बाद जो है गवर्नमेंट ने एक एम्पावर्ड बॉडी बनाई जिसका काम था इस चीज़ को रिव्यू करना और मॉनिटर करना कि कितनी प्रोग्रेस हुई डबल इनकम करने के परपेच में। ओके, उसके बाद में चूँकि एग्रीकल्चर जो है वो राज्य का विषय है तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने ये सारे इनिशिएटिव लेने होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पर हेल्प कर रही होती है। ये जो स्कीम है इसमें उद्देश्य है किसानों का भला करना, उसके लिए उनका जो खेती करते हैं उसमें प्रोडक्शन बढ़ाना, जो भी वो मतलब फसल बेचेंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिलना और इनकम सपोर्ट देना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर शामिल हैं। कई सारी स्कीमें आई जिसमें पहला प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि यानी PM किसान स्कीम है जिसमें साल भर में यानी पूरे साल में 6,000 रुपये मिलते हैं। 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्त होती हैं, हर 4 महीने पर रिलीज होती हैं। ठीक है, 4 महीने फिर 4 महीने फिर 4 महीने पर 2-2 हज़ार रुपये की 3 इंस्टॉलमेंट मिलती हैं, कुल मिला के 6,000 रुपये मिलते हैं। इसी तरीके से जो ओल्ड एज के किसान हैं उनको हेल्प करने के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना KMY प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना लॉन्च की गई। इसमें मिनिमम महीने का 3,000 रुपये पेंशन दी जाएगी अगर 60 साल से ज़्यादा की एज है और केवल स्मॉल और मार्जिनल फार्मर जो कि एलिजिबल हैं, सबको नहीं मिलेगा। एलिजिबल किसानों को 3,000 रुपये से ज़्यादा पर मंथ का हर महीने 3,000 रुपये मिलेगा, यानी साल का 36,000 रुपये उन्हें पेंशन के तौर पर मिल जाएगा। उनकी फसलों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाई गई खरीफ 2016 सीजन से, ताकि जो भी अगर इनकी फसल को किसी वजह से प्रॉब्लम हो जाए तो इनको इंश्योरेंस कवरेज दे दिया जाए। उसके अलावा मिनिमम सपोर्ट प्राइस को भी बढ़ाने की बात की सरकार ने। जितना भी आपको प्रोडक्शन में कास्ट लगता है उसका कम से कम 150% आपको मिलना चाहिए, इसकी भी बात गवर्नमेंट ने करी। सॉयल हेल्थ कार्ड बांटे गए जिसमें आपको अपनी मिट्टी की हेल्थ के बारे में पता चलता है, जिससे आप जो है खाद का सही से यूज कर पाएंगे। पर ड्रॉप मोर क्रॉप का कॉन्सेप्ट यानी प्रधानमंत्री सिंचाई योजना लाई गई। प्रधानमंत्री
कृषि सिंचाई योजना लेकर आया गया ताकि हर एक ड्रॉप के से ज़्यादा फसलों का हम प्रोडक्शन कर सकें। यानी हम पानी का सही से उपयोग करना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना पूछी गई थी, का उद्देश्य क्या है? परंपरागत कृषि विकास योजना का उद्देश्य ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है। ई नाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, अभी इसके बारे में लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। हर मेड़ पर पेड़ जो है एग्रो फॉरेस्ट्री यानी कि जो है खेतों में वन लगाया जाना, ये पर्पज़ है उसका। इसके अलावा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 को मॉडिफाई किया गया, अमेंडमेंट किया गया और उसमें बैम्बू को जो है ट्री के डेफिनेशन से हटा दिया गया। अब ट्री नहीं है तो काटने के लिए कोई दिक्कत नहीं, किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, प्रधानमंत्री यानी पीएम आशा स्कीम को ला गया। अगर इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाए तो दिक्कत होगी, तो ध्यान रखिएगा। पीएम आशा है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। इसमें क्या है कि जो भी आप फल मतलब प्रोडक्शन है, जो भी फसलें आप पैदा करोगे उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर प्राइस आपको अवेलेबल करवाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा हुआ है। ये स्कीम 2018 में लॉन्च की गई थी। किसानों को पर्याप्त जो है मतलब लोन मिलता रहे, इसके लिए बैंकों को भी इंस्ट्रक्शन दी गई, उनको टारगेट दिए गए कि आप इनको सर्टेन टारगेट पूरा करना है। जो किसान है वो बैंकों से लोन लें, ना कि सेठ साहूकार से लें। उसके लिए इन्होंने इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम लाई, इसमें 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है अगर 3 लाख रुपए तक का क्रॉप लोन लेते हैं। उसके अलावा अगर प्रॉम्प्ट रीपेमेंट करते हैं तो 3% का इंसेंटिव भी मिलता है। ओके, और किसानों को अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 3 लाख रुपए तक का जो लोन है वो 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको मिल जाता है। गवर्नमेंट ने जो है केसीसी की फैसिलिटी केवल खेती के लिए ही नहीं, अगर आप एनिमल हस्बेंड्री यानी कि अगर आप जो है डेयरी खोलना चाहते हैं, मत्स्य पालन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। किसी भी तरीके का कोई भी चार्ज जो है केसीसी अकाउंट पर नहीं लगाया जाता है। प्रोसेसिंग फीस, इंस्पेक्शन चार्जेज, लेजर चार्जेज, सारे के सारे अदर चार्जेज जो है वेव ऑफ कर दिए गए हैं फ्रेश रिन्यूअल ऑफ केसीसी पर। कोलेट्रल फ्री लोन अगर चाहें तो 1 लाख की बजाय अब 1,60,000 रुपये तक का शॉर्ट टर्म एग्री क्रेडिट के लिए 1,60,000 रुपये तक का आप जो है कोलेट्रल फ्री लोन ले सकते हैं। केसीसी का अगर कोई कंप्लीट एप्लीकेशन आपके पास आया है तो आपके पास 14 दिन होते हैं उसको जो है मतलब फाइनलाइज करने के लिए। 14 दिन में आपको लोन बांट देना होगा। ओके, नाम की बात, ई नाम की बात हमने ऊपर की थी, मैंने कहा था आगे डिस्कस कर लेंगे, तो यहीं पर बात करेंगे। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हैव मैंडेटेड स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम टू एक्ट एज द लीड प्रमोटर ऑफ नैम। ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का लीड प्रमोटर कौन है? SFAC, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। अंडर दिस स्कीम, इस स्कीम में अ पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाया गया। इस स्कीम में पैन इंडिया लेवल पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ई नाम बनाया गया। बीइंग डिप्लॉयड इन सेलेक्टेड रेगुलेटेड होल सेल मार्केट इन स्टेट अक्रॉस द कंट्री एंड ई नाम इज लिंक्ड विद द 1000 APMCs इन 18 स्टेट एंड 2 यूनियन टेरेटरी ओवर 50 लाख फार्मर्स मेंबरशिप। APMC होता है आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। तो इलेक्ट्रॉनिक जो आपका नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट फ्रेंड्स ई नाम है, ये कुल मिलाकर के 18 राज्यों 2 यूनियन टेरेटरी में 1000 मार्केट को एक साथ लेकर आता है। आप इस पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से गेहूं, धान और ये चीज़ें खरीदी और बेची जाती होलसेल तौर पर। ये बस ये ध्यान रखिएगा, होलसेल मार्केट को रेगुलेट किया जाता है। हमको और आपको 10 किलो चावल और गेहूं खरीदना है तो हमारे लिए ई नाम का कोई मतलब नहीं है। बट अगर आप पंजाब वगैरह में जाएँ, वहाँ पर किसान बहुत सारा प्रोडक्शन करते हैं तो उनके लिए ई नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का इनिशिएटिव है। बस फ्रेंड्स, यहीं पर ही ये लेक्चर खत्म होता है और इसी के साथ में आपका चैप्टर नंबर 6 भी जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे के सारे मैंने कवर कर दिए। थैंक यू सो मच।